वेलकम एवरीवन। बच्चों, अभी हमने प्रीवियसली जो है ना 2 वीडियोस में डिस्कस किया है सारी चीज़ों के बारे में, नर्वस सिस्टम के बारे में। आपकी ये लिपिन-कॉर्ड की डायग्राम है, ठीक है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का। कि मैंने आपको हर चीज़ डायग्रामेटिकली जो है ना आपको बोर्ड पे हर चीज़ समझाई है, तो आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं इसके लिए, ठीक है। और ये आपको पता चल जाएगा कि ये कोलेटरल गैंग्लिया क्या है, सिंपैथेटिक चेन में से कैसे सिनैप्स कर रहा है, कौन सिनैप्स के बगैर जा रहा है, वो सारा आपको उसमें पता चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैंने ये भी चीज़ आपको सारी एक्सप्लेन कर दी हुई है, ठीक है, ये आपको मेरी प्रीवियस वीडियो में मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है ना ये आपकी कप्लान की डायग्राम है, ठीक है। आपको यहाँ से समझ आती है तो यहाँ से भी देख सकते हो। मैंने इसको जो था ना वो प्रिपेयर किया था, तो हर जगह से मैंने पढ़ा था। बच्चों, बुक चूज़ करने का ना तरीका ये होता है कि आप, ये नहीं होता कि यूएचएस वाले जो है वो आप कहते हो कि सिर्फ कैटजंग ही पढ़ें और एफजे वाले लिपिन-कॉर्ड ही पढ़ें, ठीक है। ये सीनियर्स ने आपके दिमाग में ना इन्फ्यूज़ कर दिया हुआ है शुरू से कि कैटजंग जो है वो यूएचएस वालों के लिए बनी है और लिपिन-कॉर्ड जो है वो एफजे वालों के लिए बनी है या दूसरों के लिए बनी है। तो अगर आपको अगर चूज़ करना है ना कि सिलेक्शन ऑफ द बुक करनी है, तो आप खुद इसके ऊपर सर्च करो, खुद इसके ऊपर खप के देखो, आपको पता चलेगा कि कौन सी बुक अच्छी है। जो अब आप शुरू से अगर पढ़ोगे ही कैटजंग, तो आपको कैसे पता चलेगा कि लिपिन-कॉर्ड में क्या क्या चीज़ अच्छी है, क्या क्या बात अच्छी है। और अगर आप खुद इस चीज़ के लिए सर्च ना करोगे, आपको नहीं पता चलेगा, आप एक पे ही लिमिटेड रह जाओगे। जितना जो है वो आपको इनिशियल से स्टार्ट से बेस बनाने में लिपिन-कॉर्ड का रोल है, उतनी कैटजंग जल्दी नहीं बनाता। कैटजंग, मिनी कैटजंग हम पढ़ते हैं वो डायरेक्ट बात कर जाता है, ठीक है। इसलिए डिफरेंट जगह से चीज़ों को सर्च किया करो। मैंने खुद से जब पढ़ा था ना, तो मैंने तीनों बुक्स पढ़ी हुई है, कैप्लान भी पढ़ी हुई है, कैटजंग भी पढ़ी हुई है और लिपिन-कॉर्ड भी पढ़ी हुई है। तो मेरा काम ये था कि मैं, आप किसी एक बुक को ना रेफरेंस बुक बना लें। जैसे आप फॉर एग्जांपल आप कैटजंग को बना रहे हैं अपनी जैसे कहते हैं कि अपनी बुक फॉर प्रॉफ, ठीक है। तो आप ऐसा करें कि लिपिन-कॉर्ड भी साथ पढ़े। उसमें जो एक्स्ट्रा आपको पता है टॉपिक्स तो सेम होते हैं, कुछ एक दो बातें एक्स्ट्रा होती हैं ना, जो लिपिन-कॉर्ड में एक्स्ट्रा है वो आप या तो कैटजंग पे नोट कर ले। अगर आप लिपिन-कॉर्ड मेन बुक बना रहे हैं तो आप कैटजंग की बातें लिपिन-कॉर्ड पे नोट कर लें, जो कि एक्स्ट्रा बात मिले आपको। तो मैंने अपनी मेन बुक लिपिन-कॉर्ड बनाई थी, लेकिन कैटजंग सारी पढ़ी थी। कैटजंग में जो एक्स्ट्रा बात होती थी मैं उस पर लिख लेती होती थी कि उसको पेस्ट कर लिया या वहाँ से कर लिया। उसके अलावा कप्लान के अंदर आपको जो है वो फ्लो चार्ट्स बहुत अच्छे मिल जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको काम की बात ब्रीफ फॉर्म में मिल जाती है, शॉर्ट फॉर्म में। लेकिन कप्लान जो है ना आप डायरेक्टली नहीं कर सकते। आप जब तक कॉन्सेप्ट नहीं ना लोगे तो आप उस वक्त तक डायरेक्टली इस पर नहीं आ सकते। कप्लान रिवीजन्स के लिए अच्छी है। उसके अलावा अगर आप कप्लान में कॉन्सेप्ट्स में जाना चाहते हो तो आपको लेक्चर्स के साथ सुनना पड़ता है। तो जो है ना थोड़ी सी डायरेक्ट बात कर जाती है कप्लान, लेकिन इसके अंदर कम्प्रिहेंसिव बात होती है, काम की बात होती है, ठीक है। ये कप्लान की डायग्राम थी। और अगर हम डिस्कस करना चाहते हैं अब आज के टॉपिक में जो मैंने डिस्कस करना है ना, वो मैंने आपको रिलीज़ बताना है पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स के नर्व टर्मिनल के ऊपर। अगर हमने रिलीज़ करवानी है अपनी एसिटाइलकोलिन की या नॉरएपिनेफ्रिन की, ठीक है, इन केस ऑफ योर एड्रीनर्जिक न्यूरॉन, ठीक है, वो उस केस में नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज़ होगी। और इन केस ऑफ योर कोलिनर्जिक न्यूरॉन, ये आपका कोलिनर्जिक न्यूरॉन है जिसने अपने एंड पे एसिटाइलकोलिन रिलीज़ करनी है, ठीक है, एसिटाइलकोलिन रिलीज़ करनी है ना। अब एसिटाइलकोलिन को रिलीज़ करवाने के लिए ये जो मैकेनिज़म्स है ना, ये जो निकालने का ये डायग्राम है, ये आप कहीं से भी कर सकते हो। या आप कैटजंग से भी कर सकते हो, या आप लिपिन-कॉर्ड से भी कर सकते हो, या आप कप्लान से भी कर सकते हो, ठीक है। जो एक्स्ट्रा बात हो ये दूसरी पे नोट कर लो, जिसने जिस बुक से करना है कर ले। अच्छा, इसके अंदर क्या होता है कि सबसे पहले एक ट्रांसपोर्टर होता है, कोलिन सोडियम ट्रांसपोर्टर, ठीक है। उसने क्या करना है, कोलिन को लेके जाना है इन द नर्व टर्मिनल, ठीक है। कोलिन जब अंदर जाता है ना, तो कोलिन के ऊपर एक एंजाइम एक्ट करता है जिसको हम कहते हैं कोलिन एसिटाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम, ठीक है। अब उसने क्या करना है, सिंथेसिस करानी है, इस कोलिन के साथ मिलाना है एसिटाइल कोएंजाइम ए को, ठीक है, जो कि नर्व टर्मिनल में ऑलरेडी प्रेजेंट है, ठीक है। बना देनी है आपके पास एसिटाइल कोलिन, ठीक है। ये स्टेप हो गया आपका सिंथेसिस ऑफ एसिटाइल कोलिन का, ठीक है। अब सिंथेसिस के बाद ना हम इसको स्टोरेज करते हैं। तो अब हम इसको स्टोरेज वेसिकल में इसको प्रोटेक्ट कर देते हैं ताकि ये फ़ौरन से डिग्रेड ना हो जाए आपके एसिटाइलकोलिन, ठीक है। अब इसको जो पैकिंग है ना इसकी, वो नेक्स्ट होगी इसकी। तो पैकिंग को इनहिबिट करने वाला इसका इनहिबिटर जो होता है ना, वैजिम कोल ऐसे कुछ था उसका नाम, तो वो हम उसमें कैटजंग वाले डायग्राम है उसमें मेंशन है, वो मैं आपको वहाँ से बताती हूँ। अच्छा, यहाँ पे क्या होता है कि पैकिंग हो जाती है, स्टोरेज हो जाती है। स्टोरेज के बाद जो होता है ना, सिनेप्टिक वेसिकल अपने एंड पे जाता है, एंड पे जाता है, उसकी रिलीज़ को प्रमोट करता है ये बाहर से आने वाला कैल्शियम, ठीक है। इस कैल्शियम ने क्या करना है कि सिनेप्टिक वेसिकल के ऊपर पॉजिटिव रोल प्ले करना है और जाके इसने
दोबारा से इस जो है ना वेसिकल इसको बर्स्ट करने में हेल्प करना है, ठीक है। और इसको उसके अलावा ये जो कोलिन हमने एंटर की थी वो चलो मैं बाद में आपको बताती हूँ। जब ये बर्स्ट करेगा ना तो आपका एसिटाइलकोलिन जो यहाँ पे पैक हुआ था वो बाहर रिलीज़ हो जाएगा, ठीक है। अब इस एसिटाइलकोलिन का क्या होना है, जब ये रिलीज़ को ब्लॉक करना है ना, अगर रिलीज़ करने से बचाना है तो उसके लिए एक इनहिबिटर है, ठीक है। इनहिबिटर कौन सा है, वो बोटुलिनम टॉक्सिन है। बोटुलिनम टॉक्सिन क्या करता है कि इसको बर्स्ट नहीं होने देता, ये वेसिकल को बने होते हैं वेसिकल, इनको अंदर ही पड़ा रहने देता है वेसिकल के, ये पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन के अंदर ही। अगर हमने इसको जो रैपिडली रिलीज़ करना है एसिटाइलकोलिन को, तो स्नेक वेनम के अंदर होते हैं एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेजेस, तो वो क्या करता है कि इसको सिनेप्टिक वेसिकल्स को ना बर्स्ट कर देता है, ठीक है, वक्त से पहले ही, ठीक है। तो मतलब उस बोटुलिनम के केस में जो एसिटाइलकोलिन की रिलीज़ ख़त्म हो जाएगी, और इन केस ऑफ स्पाइडर वेनम की वजह से क्या होगा, एसिटाइलकोलिन बहुत ज़्यादा रिलीज़ होना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से स्पास्टिक कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो जाएंगी, क्योंकि एसिटाइलकोलिन बहुत ज़्यादा रिलीज़ हो रहा है। आपके न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस के ऊपर भी एसिटाइलकोलिन एक्ट करता है, तो इसलिए स्पास्टिक पैरालिसिस हो जाता है इसकी वजह से बहुत ज़्यादा जब ये रिलीज़ होता है। तो अब ये एसिटाइलकोलिन जब रिलीज़ होता है ना, तो इसके ऊपर एंजाइम एक्ट करता है, ठीक है, वो इसको कन्वर्ट कर देता है वापस, एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज होता है, ठीक है, वो क्या करता है, इसको तोड़ देता है इनटू एसीटेट एंड कोलिन। वैसे तो इसने अपने जाके रिसेप्टर पे बाइंड कर जाना है ना, बाइंड करने के बाद जो होता है ना इसके बचा हुआ या एक्स्ट्रा एसिटाइलकोलिन, उसको कन्वर्ट कर देते हैं हम एसिटाइल और एसीटेट और कोलिन में। अब ये जो कोलिन बना है ना, इस कोलिन की हम रीअपटेक कर सकते हैं इस ट्रांसपोर्टर के ज़रिए, जो हमारा सोडियम कोलिन ट्रांसपोर्टर है, जिसने अंदर वापस लेके जाना है। अब ये जो कोलिन की जो दोबारा है ना इसकी रीअपटेक, उसको इनहिबिट करने के लिए एक और इनहिबिटर होता है, उसको हम कहते हैं नर्व टर्मिनल का इनहिबिटर, सिनेप्टिक नर्व टर्मिनल का इनहिबिटर, उसको हम कहते हैं कि हेमिकोलिनियम होता है। इस लेवल के ऊपर रीअपटेक को इनहिबिटर करने वाला कौन सा है, हेमिकोलिनियम। अब हमने यहाँ पे कितने इनहिबिटर पढ़े, हेमिकोलिनियम पढ़ लिया, बोटुलिनम टॉक्सिन पढ़ लिया, स्पाइडर वेनम का पढ़ लिया, ठीक है। उसके अलावा एक और है, वो मैं आपको बताती हूँ, वो उसमें क्या कहते हैं कैटजंग में है, वो यहाँ पर डिस्कस नहीं है, तो वो मैं आपको बताती हूँ कैटजंग की डायग्राम से, ठीक है। ये हमारी कैटजंग की डायग्राम है, वेसिमिकोल कहते हैं उसको, ठीक है। यहाँ पे हमने हेमिकोलिनियम भी डिस्कस कर लिया और बोटुलिनम भी डिस्कस कर लिया। तीसरी चीज़ रह कौन सी गई हमारी, ये वेसिमिकोल रह गया। वेसिमिकोल क्या करता है, इसको सिनेप्टिक वेसिकल में ट्रैप ही नहीं होने देता, इस एसिटाइलकोलिन को ना ट्रैप ही नहीं होने देता। उसके बाद कुछ एक और बात थी कि ये जो होता है ना एसिटाइलकोलिन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो हम इसकी रीअपटेक भी कर सकते हैं, ठीक है। रीअपटेक में क्या, देखो इसके ना ऑटो रिसेप्टर्स भी होते हैं, ठीक है, वो मैं आपको बताती हूँ। हाँ ये देखो, रीअपटेक नहीं सॉरी, ये प्री सिनेप्टिक टर्मिनल पे इसके रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है कि ये प्री सिनेप्टिक पे जो रिसेप्टर्स है ना, इन्होंने क्या करना है, एसिटाइलकोलिन जब बहुत ज़्यादा हो जाती है ना, ये अपने ही प्री सिनेप्टिक टर्मिनल के ऊपर रिसेप्टर्स होते हैं, ये अल्फ़ा 2 टाइप के रिसेप्टर्स हैं। अल्फ़ा 2 की मैंने आपको कहानी बता दी कि ये इनहिबिटरी टाइप के रिसेप्टर्स हैं, इनके ऊपर आके जब एसिटाइलकोलिन लगेगा ना, तो मज़ीद एसिटाइलकोलिन की रिलीज़ इनहिबिट हो जाती है, ठीक है, इनहिबिटरी टाइप का एक्शन है। ये प्री जंक्शनल टाइप के न्यूरोनल रिसेप्टर्स हैं, ठीक है, अल्फ़ा 2 टाइप के। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारे एड्रीनर्जिक के केस में कैसे रिलीज़ होता है हमारा नॉरएपिनेफ्रिन, ठीक है। नॉरएपिनेफ्रिन के बारे में ये देखो, ये मैंने लिपिनकॉर्ड से ही किया था और इसके ऊपर एक्स्ट्रा बातें नोट कर ली थी, तो आप भी ये काम कर सकते हैं, ये आप कैटजंग वगैरह में कोई एक्स्ट्रा बात है तो एक ही जगह पे नोट डाउन कर लें। तो इसके लिए जैसे वहाँ पे हम लेके गए थे सोडियम टायरोसिन ट्रांसपोर्टर है यहाँ पे, ठीक है। इसमें क्या होगा, सबसे पहले ये सोडियम टायरोसिन ट्रांसपोर्टर क्या होगा कि अंदर लेके जाएगा टायरोसिन और सोडियम को, ठीक है। जब टायरोसिन अंदर जाएगा तो उसके ऊपर एक एंजाइम एक्ट करेगा, उस एंजाइम को कहते हैं टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम, ठीक है। टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम ने क्या करना है, ये रेट लिमिटिंग स्टेप होता है, उसने इस टायरोसिन को कन्वर्ट कर देना इनटू डोपा में, ठीक है। डोपा में कन्वर्ट करेगा तो इस पॉइंट पे इनहिबिटर जो होता है उसको हम कहते हैं मीट टायरोसिन, वो क्या करता है, इस एंजाइम को जाके ब्लॉक कर देता है, ठीक है। ये वाला काम इसने करना है मीट टायरोसिन ने, ठीक है। अब जब ये डोपा बन जाता है ना, डोपा के ऊपर एक और एंजाइम एक्ट करवाते हैं हम, डोपा डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम, ठीक है। डोपा डीकार्बोक्सिलेज ने क्या करना है, डोपा को डोपामीन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। आपको बताए डोपा और डोपामीन दीज आर ऑल्सो योर न्यूरोट्रांसमीटर्स, ठीक है। इनको हम ये जो है ना
माओ आपको पता है कि ये ना डोपा और डोपामीन को डायरेक्टली भी तोड़ सकता है, ठीक है। तोड़ के इनके इनएक्टिव मेटाबोलाइट्स में कन्वर्ट होकर यूरिन में भी एक्सक्रीट हो सकता है, ठीक है। ये इसका एक और रूट हम समझ लें। उसके बाद जब हमने डोपामीन बना लिया तो ऑब्वियसली इसको हमने पैक करना है, ठीक है। पैक करेंगे जब हम, तो इसकी पैकिंग के अंदर अब हमें सिनेप्टिक वेसिकल के अंदर भी तो डोपामीन को डालना है ना। सिनेप्टिक वेसिकल के अंदर डालने के लिए हमें एक ट्रांसपोर्टर चाहिए होता है, उसको हम कहते हैं वेसिकुलर वेसिकुलर मोनोमाइन ट्रांसपोर्टर कहते हैं, वीमैट कहते हैं उसको। उसने क्या करना है, डोपामीन को वेसिकल के अंदर डालना है, और वेसिकल के अंदर डालेगा तो वहाँ पे एक और एंजाइम होगा जिसको हम कहते हैं डोपा हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम। डोपा हाइड्रोक्सिलेज ने क्या करना है, डोपामीन को नॉरएपिनेफ्रीन में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। अब ये जो कन्वर्जन हो रही है ना, ये डोपा हाइड्रोक्सिलेज की वजह से हो रही है। अगर हमने ये वीमैट को इनहिबिट करना है, डोपामीन को सिनेप्टिक वेसिकल में जाने से ही रोकना है, तो इनहिबिटर कौन सा है, रेजरपीन है। रेजरपीन उसको बाइंड नहीं होने देता अंदर, उसको वेसिकल में नहीं जाने देता डोपामीन को, ठीक है। और वो यूरिन में इनएक्टिव मेटाबोलाइट की फॉर्म में निकलना शुरू हो जाती है। अच्छा, और उसके अलावा ये जो एरो आता हुआ आपको नज़र आ रहा है, ये उस कंडीशन में जब बाहर नॉरएपिनेफ्रीन बहुत ज़्यादा हो गई है तो वो दोबारा से रीअपटेक होके अंदर भी आ सकती है। रीअपटेक के लिए आपके पास सोडियम पोटाशियम ATP डिपेंडेंट नॉरएपिनेफ्रीन ट्रांसपोर्टर होता है। वो बाहर से नॉरएपिनेफ्रीन ज़्यादा हुई को अंदर लाके सिनेप्टिक वेसिकल में इनक्लोज़ कर देता है, ठीक है। अब जब ये वेसिकल में इनक्लोज़ हो गए हुए हैं, उस केस में क्या होगा कि अब बाहर से कैल्शियम आएगा, कैल्शियम अपना पॉजिटिव रोल प्ले करेगा और ये वेसिकल को बर्स्ट करके नॉरएपिनेफ्रीन की रिलीज़ करा देगा। अब इस रिलीज़ के अंदर नॉरएपिनेफ्रीन की रिलीज़ को इनहिबिट करने वाला कौन सा ब्लॉकर हो सकता है, वो एक ब्लॉकर है, ग्वानिथिडीन कहते हैं उसको। वो इसकी रिलीज़ को इनहिबिट करता है, ठीक है। ग्वानिथिडीन की हमने बात कर ली। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं कि बाहर अब निकल आया नॉरएपिनेफ्रीन निकल आया। एक जैसे हमने पिछले कोलिनर्जिक्स में बात की थी कि अल्फ़ा 2 टाइप के प्री सिनेप्टिक रिसेप्टर्स थे। नॉरएपिनेफ्रीन ज़्यादा होता है तो इस रिसेप्टर पे बाइंड करके अपनी रिलीज़ को इनहिबिट भी करा देता है कि भाई और नहीं हमें चाहिए, तो इसको इनहिबिट कर दिया जाए। और इसकी रीअपटेक भी हो सकती है, ठीक है। तीसरा इसका पाथवे क्या है कि इसने अपने रिसेप्टर्स पे लग जाना है। उसके अलावा अगर अभी भी ज़्यादा है नॉरएपिनेफ्रीन, तो क्या होता है, नॉरएपिनेफ्रीन अपना एक्शन परफॉर्म करने के बाद टूटना शुरू हो जाती है। टूटना कैसे शुरू हो जाती है, इसके नॉरएपिनेफ्रीन की ब्रेकडाउन होती है तो ये कॉम्प्ट में कन्वर्ट होती है। कॉम्प्ट के इसके ऊपर एंजाइम एक्ट करते हैं, कॉम्प्ट और माओ, ठीक है। अगर इसके ऊपर माओ एक्ट करेगा तो इसने बनाना है मेटानेफ्रीन और नॉरमेटानेफ्रीन। कॉम्प्ट एक्ट करेगा तो विनाइल मैंडेलिक एसिड बनाएगा, इनएक्टिव मेटाबोलाइट्स बनाएगा। वो इनएक्टिव मेटाबोलाइट्स कौन कौन से होते हैं आपके पास मेटानेफ्रीन, नॉरमेटानेफ्रीन होते हैं, और इनएक्टिव मेटाबोलाइट में कौन सा होता है, विनाइल मैंडेलिक एसिड। और जब नॉरएपिनेफ्रीन ब्रेकडाउन हुई है तो ये चीज़ें आपकी यूरिन में एक्सक्रीट होना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। ये आपकी हो गई कोलिनर्जिक्स के केस में नॉरएपिनेफ्रीन की रिलीज़ कैसे होती है। और अगर नॉरएपिनेफ्रीन बन गई है तो हमने इसको एपिनेफ्रीन में कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए हमारे पास एंजाइम होता है, उसको हम कहते हैं फिनाइल इथानोलामाइन एंड मिथाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम। वो नॉरएपिनेफ्रीन को एपिनेफ्रीन में कन्वर्ट भी कर सकता है। तो ये हमारी कंप्लीट हो जाती है रिलीज़ आपकी एपिनेफ्रीन और नॉरएपिनेफ्रीन की। आगे इसके रिसेप्टर के ऊपर एक्शन वो मैंने आपको बता दिए हुए हैं, वो प्रीवियस वीडियो में आपको पता चल जाएगा।